हेलो स्टूडेंट, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक संचयन का अंतिम पाठ दिए जल उठे का सारांश पढ़ेंगे। यह पाठ मधुकर उपाध्याय जी द्वारा रचित है। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा जब दांडी यात्रा शुरू की जा रही थी तो क्या क्या घटनाक्रम हुए उसी का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ दिए जल उठे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मधुकर उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का अयोध्या जगह थी और जन्म 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इन्होंने कई कृतियां लिखी जिसमें विष्णु भट्ट की आत्मकथा, पंचतंत्र पुनर्पाठ, बापू की जीवनी 7 भागों में आदि प्रमुख रही है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। दिए जल उठे नामक इस पाठ में लेखक गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की गई तैयारियों का वर्णन कर रहे हैं। दांडी कूच में सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे सब ने मिलकर सभी कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया, लेखक ने इस पाठ में इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डाला है। तो आइए पढ़ते हैं आगे इसके बारे में विस्तार से। इस पाठ में लेखक गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा की तैयारी का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब नमक कानून क्या था? नमक कानून ब्रिटिश सरकार ने नमक पर, उसके उत्पादन पर और बेचने पर एकाधिकार कर लिया था। वहां पर भारतीयों को नमक बनाने पे अधिकार नहीं था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी गांव, जो कि गुजरात में है, वहां के लिए एक पद यात्रा शुरू की थी और वहां नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा था। तो इसकी यात्रा की तैयारी का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि रास के पास ही एक बूढ़े बरगद का पेड़ था जिसने दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य देखा था। लेखक कहता है कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंच गए थे। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार है। जब वल्लभ भाई पटेल लोगों को भाषण दे रहे थे, उसी बीच फौजदारी अदालत के अफसर ने मनाही का आदेश लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मनाही के आदेश से कहने का तात्पर्य है कि फौजदारी अदालत के अफसर ने दांडी कूच करने के लिए मना कर दिया था। अब कोई भी दांडी कूच नहीं कर सकता था। अगर कोई इस आदेश की पालना करने से मना करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि पटेल इस समय दांडी कूच का नेतृत्व कर रहे थे, इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। लेखक कहता है कि वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया था, जहां पर वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। वल्लभ भाई का अपराध क्या था? उनका अपराध था कि उन्होंने मनाही के आदेश के बाद भी वहां पर सत्याग्रह का प्रयास किया था। और जब वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब जज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कौन सी धारा के तहत कितनी सजा दे। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी खुद आश्रम से बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे सभी आश्रमवासी बाहर आ गए और बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि वे पटेल को जेल जाने से पहले एक बार देख सके। पटेल को
जेल ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर रुकी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। उन दोनों की एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा कि वह तो अब जा रहे हैं, अब बाकी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उन सब की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से हर मुश्किल को पार करने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली थी। अब्बास तैयब जी भी रास पहुंच चुके थे, ताकि यदि किसी कारण से गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो उस स्थिति में वे कूच का नेतृत्व कर सके, क्योंकि नमक कानून को तोड़ना अपराध की श्रेणी में आता था और गांधी जी वही कार्य करने गए थे। इस वजह से गांधी जी की गिरफ्तारी हो सकती थी, इसलिए अब्बास तैयब जी भी वहां पहुंच गए थे। जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। गांधी जी के स्वागत में दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। अब ये दरबार समुदाय क्या था? दरबार या दरबार साहिब स्वतंत्रता से पूर्व युग में छोटी छोटी रियासतों के सरदार या ठाकुरों को कहा जाता था। यह एक तरह की उपाधि थी। हालांकि दरबार नाम की कोई अलग से जाति नहीं थी, यह एक पदवी थी जहां पर वह छोटी छोटी रियासतों के सरदार थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी गांधी जी के स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। लेखक कहता है कि जब गांधी जी ने भाषण दिया तो गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि दरबार लोगों से सभी को त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक के होने से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस संदेश भिजवाया कि यदि वे उनसे मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी एक रात जागना पड़ेगा। पूरी रात जागकर वे गांधी जी से मिलेंगे, तभी वापस समय पर अपने वहां पहुंच सकते हैं। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया कि वे उनकी यात्रा ऐसे भूभाग से ही करेंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में होगा। वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर वे वहां से नहीं जाते तो उनकी यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर उनकी यात्रा के कार्यक्रम पर भी पड़ता। लेखक आगे बताते हैं कि सभी सत्याग्रही गाजे बजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में ही रुके। लेखक कहता है कि रास की जनसंख्या 3000 के लगभग थी, लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि अब सही मौका सामने आ गया है। अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 3 माह की सजा देते हुए सरकार को भी शर्म आएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। उनके जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी लोगों को यह बताना चाह रहे थे कि हो सकता है उन्हें 3 माह की सजा न होकर
काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो जाए, तो उन सभी को आगे की कूच करने की पहले से ही तैयारियां करके रखनी चाहिए। लेखक यहाँ गांधी जी के दूरदर्शी सोच को उजागर कर रहा है। जो आगे तक सोचता है, दूर तक सोचता है, उसे दूरदर्शी सोच कहते हैं। लेखक कहता है कि सत्याग्रही रात से शाम 6 बजे चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। जब सभी लोग कनकापुरा पहुंचे तो उस समय लोग उस यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस शक से भी थी कि वे सभी लोग मही नदी को कैसे और कब पार करेंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दांडी यात्रा बहुत लंबी यात्रा थी, करीब 390 किलोमीटर की, क्योंकि उन लोगों ने 24 दिनों में पार की थी। गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। गांधी जी के अनुसार जिस यात्रा में कष्ट सहे जाए, लोगों के सुख दुख समझे जाए, वही सच्ची यात्रा होती है। इसीलिए गांधी जी ने कार से जाने के लिए मना कर दिया। आगे लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे ऐसा लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अंग्रेजी सरकार ने सरकारी नमक चौकीदार भी रखे हुए थे। परंतु जो लोग गांधी जी को समझते थे, जानते थे, वे बड़े अधिकारी इस बात को मानने वाले नहीं थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक और चुपके से कर सकते हैं। यह विश्वास होने के बावजूद भी अंग्रेजी अधिकारियों ने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे। मही नदी के तट पर उस भयानक अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला हो। वहां पर उपस्थित लोगों ने तो कई भजन मंडलियां भी बना दी थी। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने गांधी जी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार राम जी को नदी पार करने की जिम्मेदारी निषाद राज की थी, उसी प्रकार बदलपुर के रघुनाथ काका को भी गांधी जी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी मिली थी। रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना गहरा हो गया, इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। इसी तरह का दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरी ओर भी पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो पाठ का शीर्षक है दिए जल उठे, वह इसी वजह से दिया गया है कि पूर्ण अंधेरा था, पर लोग अपने हाथों में दिए ले रखे थे। वे दिए इस तरह से जल उठे कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई थी। रात के लगभग 12 बजे महीसागर नदी का किनारा पानी से भर गया। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। लेखक बताता है कि गांधी जी के वहां से चलते ही
महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे सुनाई देने लगे और उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। महिसागर नदी के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई अलग नहीं थी। वहां भी उसी तरह से कीचड़ और दलदली जमीन थी जैसी नदी की एक और तट पर थी। लेखक कहते हैं कि मुमकिन है कि यह पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे के लगभग नदी के उस पार पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही सीधे आराम करने चले गए। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी और भी सत्याग्रही आ सकते हैं। उन सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। उन्हें लगता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी, ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चल सके। तो हमने इस तरह से पढ़ा कि क्या था नमक कानून और क्या थी दांडी यात्रा। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।